नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हेलो बच्चों, नमस्कार नमस्कार प्यारे दोस्तों, गुड इवनिंग। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, वेलकम। सब लोग कैसे हैं आप? प्रणाम दोस्तों, प्रणाम। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बेटा बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, एकदम फाइन। आशा करता हूं कि आप सब बच्चे भी अच्छे होंगे। चलिए, लड्डू बेटा बिल्कुल ठीक ठाक, एकदम बढ़िया, मजे में। तो बच्चों, कल की क्लास में आपने एक इंपॉर्टेंट बात पढ़ी थी जिसका बच्चों नाम होता है आर्ग्यूमेंट। कल हमने आपको बेटा आर्ग्यूमेंट के इफ एंड बट सिखाए थे। कल बेटा मैंने आपको आर्ग्यूमेंट की बातें बताई थी कि आर्ग्यूमेंट को किस प्रकार आउट किया जाता है, आर्ग्यूमेंट के कौन कौन से कंसेप्ट आपके काम आते हैं और आर्ग्यूमेंट को आप किस प्रकार से एप्लीकेबल करते हैं। ये सारी चीजें बेटा आपने पढ़ी। देखिए बेटा, जो हमने आपको बात बताई कि लॉजिकल रीजनिंग जो एक टॉपिक है, एक्चुअली आप ये कह सकते हैं कि रीजनिंग की एक अलग से ब्रांच ही मान लो इसको। जैसे वर्बल रीजनिंग होती है, नॉन वर्बल रीजनिंग होती है, वैसे ही बच्चों एक लॉजिकल रीजनिंग होती है, तार्किक तर्क शक्ति कहते हैं। लॉजिक के बेस पर बातें होती हैं। इनमें दोस्तों जो टॉपिक सबसे ज्यादा अपने काम आता है ना एसएससी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तो कंक्लूजन और एक अजम्पशन। ये दो चीजें बेटा आपके सबसे ज्यादा काम आती हैं। ये दो चीजें बेटा आपके सबसे ज्यादा काम आती हैं, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, कंक्लूजन और अजम्पशन। फिर बेटा तीसरी बात आपने एक और पढ़ी थी, जो भी मैंने आपको बताया था कि हो सकता है अगर एसएससी अपना थोड़ा लेवल इंप्रूव कर ले तो आर्ग्यूमेंट्स को मेंस के एग्जाम में दे सकता है। आर्ग्यूमेंट में जो बातें आती हैं, आर्ग्यूमेंट के जो कंसेप्ट आते हैं, उनको एप्लीकेबल करने का, उनको अप्लाई करने का तरीका क्या होता है, ये बातें बेटा हमने पढ़ी थी। अब चौथा बेटा इसमें एक लास्ट पॉइंट पड़ता है एक्शन। इसे हम कोर्स ऑफ एक्शन भी कहते हैं, इसे हम कोर्स ऑफ एक्शन भी कहते हैं। और प्यारे बच्चों, कोर्स ऑफ एक्शन का ही एक नाम होता है कार्रवाई। कार्रवाई बहुत ही कम संभावना वाला टॉपिक है कि एग्जाम में इसको दिया जाए, इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। इस बात का क्या कारण है सर, पॉसिबिलिटी कम क्यों होती है? बेटा सीधी सी बात है, एक्शन जो होते हैं ना, एक्शन कार्रवाई की बात होती है, इस पर ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होता है। ये सबसे एक इजी प्रकार की बात होती है, ये सबसे एक नॉर्मल प्रकार की बात होती है, तो इसमें कोई ज्यादा इतने लेवल की बात होती नहीं है। कई बालक कहते हैं सर कॉज एंड इफेक्ट भी होता है। हाँ, कॉज एंड इफेक्ट भी होता है, कॉज एंड इफेक्ट भी होता है। ये सब बैंकिंग वाली चीजें हैं। हिंदी में इसे बोलते हैं कारण व परिणाम। हिंदी में इसे बोलते हैं परिणाम, कारण व परिणाम, और एक डिसीजन मेकिंग कह दीजिए। लेकिन बेटा इन सबका बहुत बहुत रेयर यूज है, इन सबका बहुत बहुत रेयर यूज है। मतलब एसएससी में तो ये आज तक कभी नहीं आए, आज तक के पास्ट में कभी नहीं आए हैं। और आज तक, आजकल जो बैंक का एग्जाम हो रहा है ना, आजकल जो बैंक का एग्जाम हो रहा है, पिछले 5-6 साल से इनमें कोई इनका सवाल कभी आया नहीं है। इसलिए ये मान सकते हैं कि इनका कोई बेटा इंपॉर्टेंस नहीं है, रेलवे में नहीं आता बेटा। अरे जब बैंक वाले इनको छोड़ चुके हैं, बैंक वाले इनकी कहानी को छोड़ चुके हैं, तो ये सब बातें अपने काम की नहीं होती हैं। मैं फिर भी आपको 2-4 एग्जाम्पल से बता दूंगा कि आपको इनमें किस प्रकार सोचना है, इनमें किस प्रकार सोचना है, इनमें करना क्या है, ये थोड़ी बहुत बातें आप समझ लेना। हाँ, एक एक एग्जाम्पल सफिशिएंट होगा, एक एक एग्जाम्पल देकर बता दूंगा कि इसमें तुम्हें करना क्या है, ठीक है। अब बेटा एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन क्या होता है, पहले आप एक्शन को समझ लीजिए। एक्शन के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि कई बार मान लो कभी गलती से एक सवाल तुम्हें एक्शन का मिल जाए, मान लो कभी एक क्वेश्चन है, तो आपको थोड़ा आइडिया पड़ना चाहिए कि इसमें मुझे करना क्या है, ठीक है। तो मैं आपको एक आइडिया दूंगा एक्शन के बारे में, एक तुम्हें सवाल करवा दूंगा कॉज एंड इफेक्ट का, एक तुम्हें सवाल करवा दूंगा डिसीजन मेकिंग का, ताकि आप इन तीनों चीजों के बारे में ठीक से समझ पाएं, आप इनके बारे में ठीक से काम कर पाएं, ठीक है बच्चों। सुनिएगा, कोर्स ऑफ एक्शन का क्या मतलब है। लैग काहे हो रहा है दोस्तों, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए बेटा। कई बार बच्चे कह रहे हैं लैग हो रहा है, कई कह रहे हैं लैग नहीं हो रहा। मनोज स्वाति कह रहे हैं कोई लैग नहीं हो रहा। एक बार रिफ्रेश कीजिए बेटा, शायद लैग नहीं आना चाहिए। जरा बताइए सब ऑडियो वीडियो फाइन चल रहा है? ओके भैया मनीष, बहुत ही बढ़िया। चलिए सुनिएगा, देखो बेटा एक्शन जो शब्द है ना, एक्शन, इसका साफ सुथरा मतलब होता है कार्रवाई। कार्रवाई क्या होती है, कार्रवाई क्या होती है? तो एक बड़ी सिंपल सी बात समझना, आप सबका, हम सबका एक जीवन चल रहा है, और बेटा इस जीवन में अलग अलग फेज पे आपके सामने
बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। क्या बेटा आपका जो जीवन चल रहा है, आपकी जो दुनिया चल रही है, आपका जो एक पार्ट जीवन का है, उसमें बहुत प्रकार की समस्याएं आती हैं। आपकी निजी जीवन की समस्याएं आ सकती हैं, आपकी फैमिली में आ सकती हैं, आपकी गली मोहल्ले में आ सकती हैं, आपके शहर में आ सकती है, आपके देश में आ सकती है, आपकी स्टेट में आ सकती हैं। अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स आती हैं। और बेटा जब आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है, देन यू हैव टू सॉल्व प्रॉब्लम। तो आपको अपनी प्रॉब्लम को हल करना होता है, आपको अपनी प्रॉब्लम को हल करना होता है। और प्रॉब्लम को हल करने के लिए जो काम किया जाता है, उसी काम को एक्शन कहते हैं। एक्शन दो चीजों के लिए होता है। एक्शन दो चीजों के लिए होता है बेटा। या तो होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, एक्शन या तो होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, और या बच्चों होता है बेटरमेंट के लिए। बेटरमेंट का क्या मतलब होता है बेटा? बेटरमेंट का क्या मतलब होता है? कुछ अच्छा करना, कुछ अच्छे। अरे लैग नहीं हो रहा बेटा रौनक, एक बार रिफ्रेश तो कर ले अपने एंड से यार। जब क्लास में 500 बच्चे कह रहे हैं कि लैग नहीं चल रहा, लैग नहीं चल रहा, तो भैया एक बार आप अपने एंड से रिफ्रेश भी कर सकते हो। क्लास को बंद करके दोबारा तो कर सकते हो। जितनी बार में आपने 5000 बार कमेंट कर दिया कि लैग हो रहा है, लैग हो रहा है, तो भैया उतनी देर में क्लास को रिफ्रेश भी कर सकते हो। आप नहीं समझते हैं यार। तो भैया जिनके पास हो रहा है पारुल बेटा, एक बार क्लास को दोबारा स्टार्ट कर लो, एक बार क्लास को दोबारा स्टार्ट कर लो, उससे कोई तूफान तो नहीं आ जाएगा। अगर मेरे एंड से दिक्कत होती, मेरी ओर से समस्या होती, तो एक भी बच्चे की क्लास नहीं चल पाती। अब अधिकतम दुनिया कह रही है ठीक चल रहा है, तो ठीक चल रहा होगा ना? बताओ यार। नहीं कह रहे मेरे पास ठीक नहीं चल रहा, आप ठीक करो। अरे एक बार अपनी भी तो ऐप रिफ्रेश कर सकते हो। पता नहीं यार क्या सोच के करते हैं। सुनो, तो मैंने आपको बताया दोस्तों, प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए आप जो काम करते हैं, या जो बेटरमेंट करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए काम करते हैं, वो आपका क्या होगा बच्चों? एक्शन। जैसे एक एग्जांपल मान लीजिए दोस्तों, आप एग्जांपल मान लीजिए कि आप लोग हैं, एक एग्जांपल के लिए, आपके घर की स्थिति, घर की हालत थोड़ी ठीक नहीं है, थोड़ी ठीक नहीं है, फाइनेंशियली थोड़ी प्रॉब्लम घर में चल रही है, तो ये आपकी प्रॉब्लम है। अब आपने उसको सॉल्व करने के लिए, आपने उसका हल करने के लिए क्या किया? सरकारी नौकरी की तैयारी करी, सरकारी नौकरी पाई, आपकी प्रॉब्लम दूर हो गई। तो मतलब आप जो ये पढ़ाई कर रहे हैं ना, आप जो ये पढ़ाई कर रहे हैं दोस्तों, ये आपका एक्शन है, ये आपका एक्शन है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने जो काम किया है, वो आपका एक्शन है। हमारे देश में कोरोना की समस्या आई, हमारे देश में कोरोना की केस की बात हुई, दुनिया भर में कोरोना 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 आया, तो हमने क्या किया? हमने क्या किया? देश में लॉकडाउन लगा दिया। तो लॉकडाउन लगाना क्या बच्चों एक एक्शन था ना गवर्नमेंट का? लॉकडाउन लगाना क्या एक एक्शन था? ताकि इस समस्या से निदान पा सकें, एक बार इस समस्या से बच पाए। प्रॉब्लम प्रॉब्लम आपके सामने आई। अभी आपके पास क्लास ठीक से नहीं चल रही, क्लास में लैग चल रहा है, तो ये आपकी प्रॉब्लम थी। आपने ऐप को दोबारा बंद किया, दोबारा ऑन करा, तो ठीक से चलने लग गई, तो ये आपका एक्शन था। एक्शन समझते हैं? एक्शन होता है बेटा कोई भी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आपने जो काम किया ना, वो एक्शन होता है। लेकिन ये इतना आसान, इतना इजी, इतना सिंपल सा नहीं आता है, इतने नॉर्मल से लेवल की बात नहीं आती है। रंजीत भैया सीटिंग अरेंजमेंट कल होगा, सीटिंग अरेंजमेंट आज नहीं होगा, कल होगा, कल करेंगे। अरे एक्शन रिजल्ट नहीं होता रे नालायक, मेरी बात तो सुन ले। मैं ये कह रहा हूं आप प्रॉब्लम को सॉल्विंग करने के लिए जो काम करते हैं, जो काम करते हैं, जो काम आपको करने को दिया जाता है, वो एक्शन होता है, वो एक्शन होता है। भाई एक कोई हाईवे है, वहां पे अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, तो आपने क्या किया? आपने क्या किया? आप वहां की गवर्नमेंट हो, अथॉरिटी हो, आप वहां की सरकार हो, तो आपने सड़क के बीच में एक डिवाइडर बना दिया, आपने सड़क के बीच में एक डिवाइडर बना दिया, आपने कोई साइन बोर्ड लगा दिया, आपने वहां कुछ इस प्रकार की लाइट्स की व्यवस्था कर दी, कुछ भी कर दिया ताकि प्रॉब्लम आगे से ना हो। तो ये एक एक्शन ही हुआ होगा, ये एक एक्शन ही हुआ होगा। एक्शन का मतलब क्या होता है कि कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए या हमें अच्छा करने के लिए, बेटरमेंट करने के लिए जो काम किया जाता है, वो एक्शन होता है। प्यारे बच्चों, हमारे सामने जो इस टॉपिक का सवाल बनेगा, हमारे सामने जो स्टेटमेंट आएगा ना, वो स्टेटमेंट में एक प्रकार की एक प्रॉब्लम लिखी होगी, एक प्रकार की एक प्रॉब्लम लिखी होगी। कोई भी एक समस्या दे सकते हैं, कोई भी एक प्रॉब्लम हो सकती है, किसी भी लेवल की हो सकती है, नेशनल लेवल की, स्टेट लेवल की, किसी कंपनी की प्रॉब्लम है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बेटा। एक प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे मान लो एक प्राइवेट कंपनी है, एक प्राइवेट कंपनी है जिसमें कर्मचारियों के आने का समय 9 से लेकर 5 बजे का है, लेकिन देखा जाता है बहुत सारे कर्मचारी लेट आते हैं, बहुत सारे कर्मचारी लेट आते हैं। तो ये बताओ प्रॉब्लम है ना बेटा, ये बताओ प्रॉब्लम है क्या? भाई आपका ऑफिस टाइम है 9 से 5 का,
अब कई कर्मचारी लेट आते हैं, तो आपको इस पर क्या एक्शन लेना चाहिए? क्या एक्शन लेना चाहिए बेटा आपको? बायोमेट्रिक लगा दो। अबे सावन, मैं कह तो रहा हूं लेट आते हैं। बायोमेट्रिक होता है कि आप उनकी अटेंडेंस को चेक कर पाओ। मुझे पता है कि लेट आते हैं, अब हमें इस पर एक्शन लेना है। क्या बच्चों, एक एक्शन तो ये बनेगा, सारे एम्प्लॉइज को एक वार्निंग देंगे, एक वार्निंग देंगे, भाई ये देखो प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग काम करना होता है। ये थोड़ी होता है कि आज मान लो आपका ऑफिस 9 से 5 का है, कोई कर्मचारी 9:15 बजे आया, आप बाहर गन लेके बैठे थे, आपने गोली मार दी, कह रहे मैं तो इसको गोली मार दूंगा लेट आएगा तो। नहीं, हम उनको नोटिस करेंगे, हम उनको वार्निंग करेंगे और उनके कुछ पेनल्टी, कुछ फाइन उस पर असाइन करेंगे, कुछ पेनल्टी, कुछ फाइन उस पर असाइन करेंगे। फाइन फाइन क्यों क्यों लगाएंगे? ताकि लोग बाग टाइम पर आएंगे, ताकि लोग बाग टाइम पर आएंगे, इस चीज का हल हो जाएगा। भाई आज अपन कोई गाड़ी लेके रोड पर निकलते हैं, रोड पर निकलते हैं तो हमारी गाड़ी में अगर हम ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं करते तो हमारा ट्रैफिक पुलिस वाले चलान कर देते हैं, 500 का, 2000 का, 5000 का चलान हो जाता है। तो चलान जो होता है वो क्या एक एक्शन ही तो है, एक एक्शन ही तो है, ताकि फ्यूचर में आप उस चीज से अवेयर रहें, फ्यूचर में आप उस चीज से बचाव करें। तो मतलब क्या है कि हमारे सामने जो प्रॉब्लम आएगी ना, उसके बाद में आपको 2 एक्शन दिए जाएंगे, उसके बाद में आपको 2 एक्शन दिए जाएंगे और ये कहा जाएगा कि बताइए इनमें से कौन सा एक्शन सही होना चाहिए। तो हो सकता है दोनों एक्शन वैलिड हो सकता है कोई एक एक्शन वैलिड हो सकता है एक भी एक्शन वैलिड ना हो। एक्शन लेते समय ध्यान क्या रखना है? एक्शन लेते समय ध्यान क्या रखना है बेटा? ध्यान हमें यह रखना है कि एक्शन हमारे देश के कानून, सिस्टम, अरेंजमेंट, उनके आधार पर होना चाहिए। पॉजिटिव का मतलब क्या है? शिवम भैया तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, बात सुनते हैं नहीं। एक्शन पॉजिटिव होगा। अबे क्या पॉजिटिव हो? एक्शन प्रॉब्लम का हल करने के लिए होता है, तो एक लिमिटेशन के, एक दायरे के अकॉर्डिंग होना चाहिए। मैं कह रहा हूं एक्शन ऐसा होना चाहिए जो लॉ अकॉर्डिंग को फॉलो करता हो, हमारे देश के कानून को फॉलो करता हो, हमारे देश के कानून की बात को फॉलो करता हो। भाई आपका मान लो कोई फ्रेंड है, हमारे देश का एक कानून है, तो चाहे आपके सामने कोई प्रॉब्लम आएगी दोस्तों, चाहे वो आपकी निजी प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप ये थोड़ी है कि अपने कानून के बाहर चले जाओगे, स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेंगे। अरे प्रॉब्लम अगर स्ट्रिक्ट एक्शन वाली है तो स्ट्रिक्ट भी होंगे, लेकिन जो भी प्रॉब्लम का एक्शन होगा वो कानून के दायरे में रहकर होगा, आप उससे बाहर नहीं जा सकते। आपका एक स्कूल है, आपका एक स्कूल है, वहां पर आपने सब बच्चों के लिए एक ड्रेस कोड असाइन कर रखा है। आपने बच्चों के लिए ड्रेस कोड अपने स्कूल में होता ही है। एक बच्चा आज स्कूल में निर्धारित यूनिफॉर्म पहनकर नहीं आया, निर्धारित यूनिफॉर्म नहीं पहनकर आया, तो क्या करना चाहिए? उस स्टूडेंट का नाम स्कूल से काट देना चाहिए? क्या उस बच्चे का नाम स्कूल से काट देना चाहिए? नहीं, ये उसकी गलती है, उस पर कोई वार्न करना चाहिए, उनको वार्निंग देनी चाहिए, कोई पनिशमेंट देना चाहिए, कोई उन पर फाइन लगाना चाहिए। इस प्रकार की चीजें वैलिड हैं। स्कूल से नाम काटना सही बात थोड़ी। तो मतलब एक कॉमन सेंस से जितनी बड़ी वो गलती है उसके आधार पर उसे उतना सा फाइन लगा दो, उस पर उतनी सी सजा दे दो, उस पर उतना सा काम कर दो, ये बात जायज होती है। ये वैलिड एक्शन का काम होता है, वैलिड एक्शन। आई बात समझ में? हालांकि इन सवालों पे ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होता है। जैसे एक बात देखो, मैं इस सवाल में आपको बात लिखकर दे रहा हूं कि करना क्या तुम्हें। इन द क्वेश्चन बिलो ए स्टेटमेंट फॉलोड बाय 2 कोर्स ऑफ एक्शन। एक स्टेटमेंट के बाद में 2 कोर्स ऑफ एक्शन आपको दिए जाते हैं, 2 उपाय दिए जाते हैं। 1 and 2 आर गिवन। एक्शन रेफर टू द मेजर ऑफ एडमिशन डिसीजन। एक्शन जो होता है बेटा प्रशासकीय निर्णय होता है, ये गवर्नमेंट का एक निर्णय होता है, एक अथॉरिटी का निर्णय होता है, जो उस प्रॉब्लम के इंप्रूवमेंट के लिए, प्रॉब्लम की जो पॉलिसी है उसको दूर करने के लिए या फॉलोअप करने के लिए होता है, इन प्रॉब्लम का हल करने के लिए। सीधी सीधी बात तो ये है। अब ज्यादा इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, मैं तुम्हें 1-2 एग्जांपल बताऊंगा, इनसे तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि करना क्या है। ठीक, सुनिएगा। अरे बातें बाद में कर रही तू। अक्की कैसे हो आप? अक्की तो बढ़िया है, तुम पढ़ाई कर लो, तुम्हारे काम पढ़ाई आएगी। ड्यू टू द शेड्यूल्ड ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक there will be a shortage of vegetable in the market and price will also increase। निर्धारित परिवहन हड़ताल के कारण बाजार में सब्जियों की कमी हो जाएगी और मूल्य भी बढ़ जाएगा। सरकार को परिवहन संघ से हड़ताल निरस्त करने के लिए बात कर लेनी चाहिए। दुकानदारों को पहले से ही अतिरिक्त सब्जियां खरीद कर भंडारित कर लेनी चाहिए। क्या बच्चों बताओ, पहले वाला एक्शन सही है ना? भाई मान लो आप एक डिस्ट्रिक्ट के, आप एक शहर के कलेक्टर हो, आप इस बात को यूं अंडरस्टैंड किया करो अपने आप पर कहानी को मानकर। अब आपको पता है कि आपके शहर में 15 अक्टूबर को मान लो एक स्ट्राइक होगी, आपको पता है एक 15 अक्टूबर को स्ट्राइक होगी जिसके कारण सब्जियों में शॉर्टेज आ जाएगी, दाम बढ़ जाएंगे। तो बेटा ये एक चिंता का विषय है,
ये एक चिंता का विषय है। अब मैंने कहा गवर्नमेंट को इसमें क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को यह करना चाहिए कि वो उस ट्रांसपोर्ट यूनियन से बात करे, उनकी प्रॉब्लम को सुने और उनको हड़ताल निरस्त करने के लिए बोले कि भैया तुम स्ट्राइक मत करो। एक बच्चा कहता दूसरी बात भी ठीक है, क्या गवर्नमेंट ये काम कर देगी क्या, भाई तुम सब्जियां अपनी स्टॉक कर लो, हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, आप सब्जियां स्टॉक कर लो और उनको रख लो, उनके हिसाब से बेच लेना। क्या ये लगता है? दुनिया बातों को समझना नहीं चाहती, मैं तुम्हें कंसेप्ट सिखाना चाहता हूं। पर नीरज कहता मैं दुकानदार के एंगल से सोचूं तो, अबे तुम यहां पर एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन ले रहे हो, तुम अपने आप को अधिकारी मानने की क्षमता रखते ही नहीं हो यार। कह रहे सब्जी वाला मानू अपने आप को, मैं कह रहा हूं तुम डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर मान अपने आप को, मुख्यमंत्री मान अपने आप को यार। कह रहा नहीं सब्जी वाला मानू तो अपने आप को मान ले, कोई इलाज नहीं है। सवाल में साफ साफ कह रहा है कि आपको एक्शन रेफर टू द मेजर और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन, प्रशासकीय निर्णय से है। अरे आप उस शहर की अथॉरिटी हो, आप उस शहर की अथॉरिटी हो, तो अथॉरिटी को यह करना चाहिए क्या कि भाई तुम अपने हिसाब से कर लो यार, तुम मतलब सब्जी का स्टॉक कर लो, हमारे तो बस की बात नहीं। अगर दोस्तों आज आपने कहीं देखा ही है, अगर मान लो आपके शहर में, आपके कोई एरिया में, मान लो उन्होंने किसी मामले पर स्ट्राइक दी, मान लो उन्होंने किसी मामले पर स्ट्राइक कर दिया है, मान लो उन्होंने किसी मामले पर कोई हड़ताल कर दिया है, तो क्या करना चाहिए? इतना लैग क्यों आ रहा है यार? सुनिएगा सुनिएगा बेटा, अगर मान लीजिए आपके कोई एरिया में, आपके कोई क्षेत्र में मान लो कोई भी डिपार्टमेंट एक स्ट्राइक करता है, तो आपने देखा होगा ना कि आपकी जो अथॉरिटी है, जो कलेक्टर है, जो एसपी है, जो भी वहां पे अथॉरिटी है, वो उस स्ट्राइक को रद्द करवाने की कोशिश करते हैं, लोगों से बात करते हैं, उनको आश्वासन देते हैं कि भाई हम इस पर काम करेंगे, ऊपर बात कर रहे हैं, तुम्हारी ये बात को हल करेंगे। एक एग्जाम्पल के लिए आप ये समझो बेटा कि आपके शहर में जितने भी मेडिकल स्टोर वाले हैं, उन्होंने स्ट्राइक कर दी, उन्होंने स्ट्राइक मतलब उन्होंने गवर्नमेंट को अल्टीमेट दिया कि 10 अक्टूबर से हम लोग स्ट्राइक करने जा रहे हैं, मार्केट में दवाइयां नहीं बेचेंगे। आप लोगों को क्या बोलोगे? आप समाज के लोगों को क्या बोलोगे कि भाई अपनी अपनी दवाई का स्टॉक करके रख लो, मेडिकल बंद हो जाएंगे? नहीं बोलोगे ना। आप क्या बोलोगे? आप मेडिकल वालों से बात करोगे, आप मेडिकल वालों से बात करोगे, उनको बोलोगे कि भाई आप अपनी प्रॉब्लम बताओ, अपनी जेन्युइन बात बताओ, हम इस बात का हल करने का प्रयास करेंगे। भाई अगला स्ट्राइक किस बात से कर रहा होगा, उसका कोई पॉइंट रहा होगा, उसका कोई कारण रहा होगा ना। आप वहां की अथॉरिटी हैं, आप उस बात का हल करेंगे, ये आपकी ड्यूटी बनती है बेटा। ये सवाल यूपीएससी के एग्जाम के रिगार्डिंग होते हैं, क्योंकि उनको कलेक्टर बनाने होते हैं, उनको कलेक्टर बनाने होते हैं, उनको एसपी बनाने होते हैं, जो एक जिला संभालते हैं, जो एक एरिया संभालते हैं। अब दोस्तों आपके शहर में मान लीजिए कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, मान लो कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो वहां पर जो मौके पर इंस्पेक्टर है, जो वहां पे अधिकारी है, जो मौके पर कलेक्टर है, क्या वही तो एक्शन लेता है? क्या वही तो काम करता होगा? मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, बस उसकी अप्रोच को देखना है। नाउ डेज टीनेजर आर गेटिंग मोर एंड मोर अग्रेसिव। आजकल किशोर अधिक से अधिक उग्र हो रहे हैं, आजकल किशोर युवा लड़के मतलब अधिक से अधिक अग्रेसिव हो रहे हैं, उग्र हो रहे हैं। कंप्यूटर गेम शुड बी बैंड, कंप्यूटर के गेम को बैन करना चाहिए? नहीं। इंटरनेट का उपयोग प्रतिबंधित करना चाहिए? नहीं। नहीं दोस्तों, अगर आज का कोई यूथ अग्रेसिव हो रहा है, देन यू हैव टू फाइंड द रीजन। आप अच्छा लड़के गुस्सा कर रहे हैं, इंटरनेट बैन कर दो। अरे इसका कोई प्रॉब्लम का हल थोड़ी है। हमें ये चाहिए कि जो इस प्रकार के युवा हैं, हमें उनको अवेयर करना चाहिए, किसी भी प्रकार से, किसी भी सिस्टम से कोई उन तक ये जानकारी पहुंचानी चाहिए, उनको अवेयर करना चाहिए, उनकी काउंसलिंग करनी चाहिए। हल इस बात का ये होना चाहिए कि उन स्टूडेंट को, जो या बच्चों को जो इस प्रकार अग्रेसिव हो रहे हैं, हमें उन पर किसी प्रकार से कोई ना कोई
काउंसलिंग करनी चाहिए ताकि वो इस पे काम कर पाए। ये दोनों चीजें इस चीज का हल नहीं है, ये दोनों बातें इस बात का एक्शन है। सुनिएगा, despite the normal working hour being from 10 a.m. to 6 p.m., such cases are coming to for that employees come late to work, which affected the work in factory. मतलब काम काज की सामान्य अवधि सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक होने के बावजूद ऐसे मामले सामने आ रहे हैं कि कर्मचारी काम पर देर से आते हैं, जिस कारण कारखाने में काम काज प्रभावित होता है। बड़ी दिक्कत चल रही है दोस्तों, काम काज बड़ा इफेक्टिव हो रहा है। तो क्या करना चाहिए? कार्यविधि, पहली बात, कर्मचारियों को चेतावनी दी जाए कि यदि कोई सुधार नहीं होता है तो उनके खिलाफ ठोस अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। हाँ दोस्तों, भाई अगर आपके एम्प्लॉई हैं तो आप उनको ये काम तो कह सकते हो ना कि भाई अगर तुम टाइम पे नहीं आओगे, तरीके से काम नहीं करोगे, जिससे उनके विरुद्ध एक्शन लिया जाएगा। ये बात सही है। कार्य की अवधि ऐसी होनी चाहिए कि प्रत्येक कर्मचारी अपने सुविधाजनक समय पर काम पर आ सके। ये नॉट पॉसिबल। बहुत करेक्ट। कैसे बेटा? क्या वर्किंग आवर हम आपके हिसाब से मैनेज कर सकते हैं? अरे आप एक अथॉरिटी हैं, आप लोगों को अच्छा आप काम पर नहीं आ सकते, कोई बात नहीं, काम करना तो अपने हिसाब से आ जाना, जो तुम्हें ठीक लगे ना उस हिसाब से आ जाना। अगर मैं आपको एक कंपनी का मैनेजर बना दूं, एक कंपनी का आपको सीईओ बना दूं, आपका वहां पे स्टाफ आजकल लेट आ रहा है, प्रॉपर पे काम नहीं कर रहा, प्रॉपर पे आपका स्टाफ ऑफिस में काम नहीं कर रहा, तो आप उनको एक चेतावनी दोगे ना कि भाई अपनी आदतों को ठीक कर लो, अपनी आदतों को ठीक कर लो, नहीं तो हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। ये बात सही है। अच्छा, आप उनको बोल दो कि जो तुम्हारा मन करे उस हिसाब से करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा एमटीएस 2021 का रिजल्ट आ गया है। एमटीएस 2021 का रिजल्ट आया है। कट ऑफ के बारे में क्या चल रहा है? टोटल मार्क्स, कट ऑफ डिटेल, ठीक, ठीक है बेटा। इसमें कट ऑफ जाती है अलग अलग स्टेट वाइज, अलग अलग एरिया वाइज। ठीक है, बात समझ में आई तुम्हें? बात समझ में आई क्या बेटा? सरफराज, इतनी लंबी लिस्ट है कि मैंने इसको देखा ही नहीं अभी तो। देखेंगे इसके बाद। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। द इंसिडेंट्स ऑफ थेफ्ट हैव इंक्रीज दिस ईयर एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष चोरी की घटनाओं में वृद्धि हुई है। बेटा अब ये जो चीज है, इस पर एक्शन लेने का काम आपके पुलिस डिपार्टमेंट का है ना। अगर आपके चोरी की वृद्धि हुई है, चोरी के केस बढ़े हैं, तो जाहिर सी बात है ये प्रॉब्लम पुलिस डिपार्टमेंट के लिए है, उनको इस पर काम करना चाहिए, उनको इस पर कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए। पहला, पुलिस डिपार्टमेंट शुड इंक्रीज सर्विलेंस बाय डेवलपिंग मोर नंबर ऑफ पुलिसमैन ड्यूरिंग नाइट टाइम। पुलिस विभाग को रात के समय अधिक संख्या में करके निगरानी बढ़ानी चाहिए। ये बात सही है, ये बात सही है। Residents should be advised to exercise extra caution towards strangers and have to deploy security guards and watchmen. लोगों को भी ये बात बेटा अवेयर करनी चाहिए कि भाई आप अपने आसपास अजनबियों से सावधान रहें, हर एक व्यक्ति को इस प्रकार अपनी जानकारी ना दें। ये मतलब चीजें आवश्यक है। अगर हम देखते हैं बेटा किसी जगह पे कहीं पे कोई ना कोई इस प्रकार का कंसर्न होता है, तो गवर्नमेंट लोगों को कहती है कि आप इस बारे में अवेयर रहिएगा, पुलिस को जानकारी दीजिएगा। मतलब इसके बारे में अगर कोई आपको स्ट्रेंजर दिखे तो इनके बारे में प्रैक्टिकली हमें बताइएगा और अपनी थोड़ी सुरक्षा का ध्यान रखें। बेटा ये बात तो संभव नहीं है कि हर एक शहर या हर एक घर के आगे हम पुलिसकर्मी डिप्लॉय कर पाए, संभव नहीं है भाई। कभी भी मान लो आपके शहर में कितने भी लोग हैं, आप हर एक घर के आगे पुलिसकर्मी डिप्लॉय तो कर नहीं सकते। तो लोगों को कहना पड़ेगा भैया आप अवेयर रहो, कोई इस प्रकार की बात हो तो हमें इन्फॉर्म करना, ये बात जरूरी है। चिल्ड्रन आर ईटिंग मोर जंक फूड देन एवर बिफोर, देयर हेल्थ हैज स्टार्टेड गेटिंग अफेक्टेड। पहले से अधिक जंक खाद्य पदार्थ बच्चे खा रहे हैं, उनका स्वास्थ्य प्रभावित होना शुरू हो गया। आजकल बच्चों क्या है कि बच्चे ज्यादा जंक फूड खा रहे हैं ऐसा।
जंक खाद्य सामग्री पर अतिरिक्त कर लगा देना चाहिए जिससे वे महंगी हो जाएं। ये बात सही नहीं है, ये बात सही नहीं है। विद्यालय में और उसके चारों ओर जंक खाद्य सामग्री की बिक्री पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। नहीं नहीं रे बेटा, स्कूल के बाहर तुम जंक फूड को बंद कर दोगे तो क्या बच्चे खाना बंद कर देंगे? नहीं, जरूरी है कि हमें बच्चों को जंक फूड के नुकसान क्या होते हैं या इनके लॉसेस, इसका इफेक्ट क्या होता है, या उनके पेरेंट्स को इस बात का अवेयर करना, लोगों में इस बारे में जागरूकता फैलानी चाहिए। हम स्कूल के बाहर बेटा इनको बैन कर देंगे, दिस इज नॉट अ गुड एक्शन। भाई हर चीज का एक सिस्टमेटिक हल होना चाहिए ना। आप जंक सामग्री को बैन कर दोगे, खाने पीने का सामान मना कर दोगे, तो क्या इसका हल हो जाएगा? नहीं, संभव ही नहीं। आपको जरूरी है कि आप लोगों को इस बारे में अवेयर करें, ये अवेयर करने की बात है। जंक फूड आइटम शुड बी टैक्स एक्स्ट्रा सो दैट दे बिकम एक्सपेंसिव। अरे बेटा ये बात का हल नहीं है। बच्चों की बात कर रहे हैं कि बच्चे जंक फूड खा रहे हैं, बच्चे जंक फूड खा रहे हैं तो इनको महंगा कर दो। भाई कितना महंगा कर लोगे? ये कोई एक्शन थोड़ी है। क्या तुम्हें लगता है कि इस प्रकार का एक्शन आप दे पाएंगे? आप एक शहर के अधिकारी हो, कलेक्टर हो, मुख्यमंत्री हो, सीएम हो, पीएम हो, तो ऐसा एक्शन ले लोगे कि भाई एक्शन वो होना चाहिए जो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट हो पाए, जो केवल कागजों में ना हो, जिसे हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर पाए। प्रॉब्लम थोड़ी बात का सही होना चाहिए। जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद बढ़ रहा है। जम्मू और कश्मीर को भारतीय सेना को सौंप देना चाहिए। कर्फ्यू शुड बी डिक्लेयर्ड इन द स्टेट। राज्य में कर्फ्यू घोषित कर देना चाहिए। बेटा ये कोई बात थोड़ी है। अगर मान लो वहां पे आतंकवाद बढ़ रहा है, आप वहां कर्फ्यू लगा दोगे कि भाई कर्फ्यू लगा दो काम सही हो जाएगा? नहीं, आप आतंकवाद की गतिविधियों को रोकने का काम करेंगे ना बेटा, आतंकवाद की गतिविधियों को रोकने का काम करेंगे। सेना को सौंप देना चाहिए? नहीं, अरे सेना का शासन लगाने की बात नहीं है दोस्त, वहां पे पुलिस विभाग भी है, डिपार्टमेंट भी है, खुफिया टीम्स भी हैं। तो हमें चाहिए कि उन आतंकवादियों गतिविधियों को ट्रेस करें, उन चीजों को ट्रेस करें, उन बातों को देखें, ये देखें कि प्रॉब्लम की जड़ क्या है। ये थोड़ी है अच्छा आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही है, एक काम करो कर्फ्यू लगा दो, कर्फ्यू लगा दो। अब ये कर्फ्यू लगाने वाले जो लोग हैं जो कहते हैं कि हाँ कर्फ्यू लगा देंगे, बेटा शुक्र है कि आप कहीं के कलेक्टर नहीं बन गए, कलेक्टर नहीं बन गए ना। भी मान लो आपकी तरह कोई कलेक्टर बन जाए, आदमी कलेक्टर बन जाए हैं, और कोई बात करे भी आतंकवाद बढ़ रहा है, अच्छा पूरे शहर को शट डाउन कर दो, खत्म, सारा शहर बंद कर दो, ना लोग बाहर निकलेंगे, ना आतंकवाद होगा, कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिकली बातें संभव नहीं है, प्रैक्टिकली बातें संभव नहीं है दोस्त। एक्शन वो होना चाहिए जो एक इंप्लीमेंट करने लायक हो। भारत में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच रहा है। रेस्ट्रिकेट द यूज ऑफ पेस्टिसाइड। नहीं बेटा, पेस्टिसाइड वायु प्रदूषण का कोई एक पुख्ता कारण नहीं है। एक उच्च स्तरीय समिति का गठन उन लोगों को पता लगाने में करना चाहिए जो भारत को कर रहे हैं। ये होता है दोस्तों, ये होता है। अपन देखते हैं ना कि मान लो कहीं पे कोई इस प्रकार की पोल्यूशन की समस्या हो गई, कोई ऐसी बात हो गई, तो सरकार क्या कहती है, हमने एक उच्च स्तरीय कमेटी गठन किया है जो इस मामले की जांच करेंगे। हमने एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है जो इस मामले की जांच कर रहे हैं। कोई भी आप केस देख लो, कोई भी केस देख लो बेटा, कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी समस्या आती है, तो सरकार का पहला बयान ये आता है कि हम इस मामले में उच्च स्तरीय जांच करने की सिफारिश करते हैं, जांच की जाती है। बेंगलोर में कई निजी विद्यालय सरकार द्वारा निर्धारित दरों से अधिक शुल्क प्रभावित करते हैं। ऐसे विद्यालयों पर कार्रवाई करनी चाहिए। हाँ, ऐसे विद्यालयों को बंद करना चाहिए? नहीं, अरे बंद करना कोई एक्शन थोड़ी है, बंद करना कोई एक्शन थोड़ी है बेटा। आपने कह दिया ऐसे विद्यालयों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, तो सख्त कार्रवाई में कुछ भी आ गया, आप उन पर फाइन लगा देंगे, आप उन पर ये काम कर देंगे। दोस्तों आज ना मुझे मतलब एक कोई बात मिली, एक न्यूज मिली ऐसी, मतलब मैं उसको देखकर ना सही बताऊं बड़ा पैनिक हुआ। मतलब ना मैं बहुत दर्द हुआ मुझे बात देखकर। आपको लग रहा हो ना कि मैं थोड़ा गुस्से में था आज, और मैं था मतलब हूं, अभी भी हूं। मुझे इंटरनली बताऊं ना तो पढ़ाने का मन नहीं कर रहा। एक ना कोई लड़का था, तो उसने एक कोई एग्जाम दिया था। लड़का था एक नंबर का नालायक, लड़का था एक नंबर का नालायक। कोई फला फला मिनिस्ट्री में कोई डिपार्टमेंटल जॉब थी, और आपको जानकर ये बड़ी हैरानी होगी, पूरे इंडिया में 2 ही नौकरी थी। मतलब उस एग्जाम के लिए, उस कट ऑफ के लिए, उस कैटेगरी के लिए ना केवल और केवल 2 ही नौकरी थी, और पहली रैंक पर ये आदमी पास हो गया यार,
पहली रैंक पर यह आदमी पास हो गया, फर्स्ट रैंक पे ऐसे SL01 लिखा हुआ आ गया। अरे वाव नहीं है, करप्शन। वाव की बात, मैं भी बेटा बहुत खुश होता कि अगर वो बच्चा पढ़कर नौकरी लगता। अगर कोई बच्चा पढ़कर, तैयारी कर कर नौकरी लगता है तो हमें तो खुशी होती है। हमें कौन सा गुस्सा आएगा दोस्तों? कभी सुना है किसी मास्टर को ये पता लग जाए कि एक लड़का पूरे इंडिया में फर्स्ट रैंक लेकर आया है और मास्टर कहे मुझे गुस्सा आ रहा है? गुस्सा क्यों आ रहा है? मुझे गुस्सा इस बात पे आ रहा है कि इसने, रामखोर ने पैसे दिए थे। तो मेरे को मतलब बड़ा बेकार लगा सुनकर। मैंने उसको डांटा ही बहुत, है। कहने लगा गुरुजी आप कुछ भी कह लो पर काम हो गया। तो मतलब वो मुझे दिखा रहा था, मुझे बता रहा था कि सर मैंने ये काम किया था। तो लिटरली बताऊं, मुझे मतलब उसको ना बहुत बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि ये बदतमीज, तू नालायक, तूने ये क्या कर दिया। हाँ मतलब क्या ही बताऊं यार मैं आपको, मतलब लिटरली ना मेरे पास वर्ड्स नहीं है बताने के लिए। हाँ खुद अगला कहता है भाई, अरे अपने को नीरज पता होता है कि कौन जॉब लगने के लायक है कि नहीं है। बहुत बहुत दुख हुआ मेरे को। फिर मेरे को लगा कि यार बच्चे क्यों पढ़ते हैं भाई, बच्चे क्यों पढ़ते हैं, हम क्यों पढ़ाते हैं भाई? नौकरी तो ये वाले नालायक किस प्रकार के लोग ले जाते हैं, नौकरी तो इस प्रकार के लोग ले जाते हैं। बात तो करूंगा उसकी, मैं बात तो करूंगा। अगर मेरे को सही एक सोर्स मिल जाए ना, गारंटी वाली बात मिल जाए ना कि कहां था ये गड़बड़ मामला, तो मैं मीटर खींच दूंगा उसका। देखना मेरे को पता लग जाए कि एक बार ये किस किस सोर्स से गया होगा और एविडेंस क्या है इस बात का, कुछ एविडेंस मिल जाए ना तो मैं मीटर खींच दूंगा उसको बढ़िया से। मतलब कुछ एविडेंस मिलना चाहिए ना अपने को बात का, ऐसे अपन किसी की बात कैसे मान लें। तो मेरे को बहुत दुख हुआ देख के, बहुत मतलब मन मेरा निराश हुआ। टीचर्स इन इंडिया स्टिल यूज ट्रेडिशनल मेथड एंड आर नॉट अवेयर ऑफ मॉडर्न मेथड ऑफ टीचिंग। ये पुराना सवाल है, हमारा नहीं है। शिक्षक अभी भी पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल करते हैं और शिक्षण के आधुनिक तरीकों से अवगत नहीं है। शिक्षकों को शिक्षण की अपनी पद्धति बदलने हेतु अभिविन्यास करना चाहिए। क्या उनको ट्रेंड करना चाहिए? हाँ। आधुनिक तरीकों से पढ़ाने वाले शिक्षकों के वेतन में वृद्धि होनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो सेकंड भी सही होना चाहिए, पर लॉजिकली सही नहीं है। मेरा मन तो कर रहा है सेकंड सही होना चाहिए, मेरा मन तो कर रहा है कि शिक्षकों का वेतन बढ़ना चाहिए। क्या करें, बढ़ता नहीं है ना, लॉजिकली सही नहीं है। मेरा बाकी मन था इस बात का, मेरा मन था इस बात का। 4 रुपए हमारी बढ़ जाएंगे। यद्यपि पाठ्यक्रम समय समय पर संशोधित किया जाता है, पाठ्यक्रम पुस्तकें अप्रासंगिक है। The textbook are irrelevant although the syllabus is revised from time to time. Industrial experts should be invited for lecture in the class. औद्योगिक विशेषज्ञ को कक्षा में व्याख्यान के लिए आमंत्रित करना चाहिए नहीं। An industrial visit should be arranged to be aware to the current trend in the industry. उद्योग में वर्तमान प्रगति से अवगत होने के लिए औद्योगिक यात्रा की व्यवस्था करनी चाहिए नहीं। सेकंड ट्रू क्यों है यार? अरे क्या तुम्हारे इस सवाल में कोई इंडस्ट्रियल इस प्रकार की विजिट की बात कर रहा है क्या? कोई इस प्रकार की बात कर रहा है क्या? अरे मैं तुम्हें ये कह रहा हूं कि मान लो ये अपने सिलेबस की किताब है, ये अपने सिलेबस की बुक है। मैं कहता हूं इसको टाइम टू टाइम हमने रिवाइज किया है, टाइम टू टाइम इस पर संशोधन किया है, फिर भी ये अच्छी नहीं है, फिर भी ये अच्छी नहीं है। तो मैं कहता हूं आप ना इंडस्ट्रीज की विजिट कराओ एक बार। अबे इंडस्ट्रीज की विजिट करवाने का और मेरी बुक में प्रॉब्लम होने का कोई सोल्यूशन थोड़ी, दोनों का हल थोड़ी है। मेरी बात समझ रहे हो? मैं तुम्हें कहता हूं कि ये मेरी किताब है, इसको मैंने बार बार रिवाइज किया है लेकिन फिर भी अच्छी नहीं है, तो मुझे इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इंडस्ट्रियल विजिट करवा दें, ये तो बात नहीं है ना बेटा कोई भी इस प्रकार की बात। अफसर बनने का दिमाग लगाओ रे, अफसर बनने का। चलो इतने सवाल बहुत है इसके, 10 सवाल काफी हैं। अब दोस्तों आप ना एक एग्जांपल समझ लो कॉज एंड इफेक्ट का। कॉज एंड इफेक्ट, इसे बोलते हैं कारण व परिणाम। एग्जाम्पल एक ऐसा दूंगा कि एक ही एग्जाम्पल से तुम्हें बात समझ में आ जाएगी, तुम्हें एक ही एग्जाम्पल से बात समझ में आ जाएगी। दोस्तों कॉज, कारण, कारण का मतलब क्या होता है? किसी बात के होने की वजह, है ना। आपने कुछ काम किया, लोग कहते हैं भी कारण क्या था, क्यों किया, रीजन।
रीजन इज कॉल्ड कॉज। यही होता है भी आज मान लो आपने अपने दोस्त की पिटाई कर दी, घर वाले पूछेंगे ना तूने क्यों कर दी, क्या कारण था, तो कारण तो पूछेंगे, और परिणाम, परिणाम मतलब रिजल्ट आया, परिणाम रिजल्ट आया। जैसे मैं तुम्हें दो चीजें बता रहा हूं। पहली बात, राजेश रोज 6 घंटे पढ़ाई करता है। राजेश ने सरकारी नौकरी प्राप्त कर ली है, या राजेश का सरकारी नौकरी में, तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इन दोनों लाइंस को पढ़ता हूं तो इनमें एक रिलेशन दिख रहा है ना, हमें ये बात समझ में आ रही है ना कि राजेश का सिलेक्शन हो गया, ये चीज तो उसका इफेक्ट रहा होगा, ये इफेक्ट रहा होगा, इफेक्ट, और इसी इफेक्ट का ये कॉज रहा होगा। उसका सिलेक्शन क्यों हो गया, सिलेक्शन क्यों हो गया कि रोज वो 6 घंटे पढ़ता है भाई, तो सिलेक्शन हो गया। मतलब इनमें क्या होगा दोस्तों, आपके सामने 2 पॉइंट आएंगे, 1 और 2। इनमें आपके सामने 2 पॉइंट आएंगे, 1 और 2। 1 और 2 ये जो पॉइंट आते हैं ना, ये जो पॉइंट आते हैं ना, इनमें तुम्हें क्या बताना होता है कि इनमें से कौन सा पॉइंट कॉज है और कौन सा पॉइंट इफेक्ट है, कौन सा पॉइंट कॉज है और कौन सा पॉइंट इफेक्ट है। कॉज और इफेक्ट क्लैरिफाई कैसे होगा, क्लैरिफाई करने के लिए आपके पास 2 ट्रिक्स होती हैं। एक तो बेटा ट्रिक होती है क्योंकि, यानी कि बिकॉज, एक होती है इसलिए, सो दैट। आप अपने क्वेश्चन को इनसे कनेक्ट करने की कोशिश करें। कैसे, सुनिएगा। क्योंकि के पहले तो आता है इफेक्ट और बाद में आता है कॉज, इसलिए के पहले आता है कॉज और बाद में आता है इफेक्ट। जैसे आप इन दोनों लाइनों को पढ़ने की कोशिश करो, आप इन दोनों लाइनों को पढ़ने की कोशिश करो जिनमें मैं आपको बिकॉज से कनेक्ट कर रहा हूं। राजेश रोज 6 घंटे पढ़ाई करता है क्योंकि राजेश का सरकारी नौकरी में चयन हो गया। बात बन रही है इफेक्टिव, आपको लग रहा है कि बात सही है ये, कि राजेश रोज 6 घंटे पढ़ाई करता है क्योंकि राजेश का सरकारी नौकरी में चयन हो गया। नहीं, ये बात नहीं जमती। लेकिन अगर मैं इनके बीच में इसलिए डाल दूं, इसलिए राजेश रोज 6 घंटे पढ़ता है इसलिए राजेश का सरकारी नौकरी में चयन हो गया, ये बात बन रही है, ये बात मीनिंगफुल सामने आ रही है, ये बात मीनिंगफुल सामने आ रही है। तो पहले वाला कॉज हो गया, सेकंड वाला इफेक्ट हो गया। पता लगा तुम्हें? मैं इन दोनों लाइन को पढ़ने की कोशिश करूंगा और इनमें आपस में कनेक्टिविटी, इनमें आपस में संबंध बनाने की कोशिश करूंगा। भाई एक चीज के होने के कारण दूसरा हुआ होगा ना, एक चीज के होने के कारण दूसरा हुआ होगा। एक एग्जांपल लेता हूं बड़ा आसान सा, किसका नाम लिखूं मैं, किसका नाम लिखूं, सुपरनोवा। सुपरनोवा 10वीं क्लास में फेल हो गया। सुपरनोवा के पिताजी ने सुपरनोवा के पिताजी ने डंडे से सुताई की बढ़िया। ये लो, हालांकि पेपर में इस प्रकार की बात नहीं आती है, मैं सिर्फ तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं तुम्हें यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कॉज क्या है, इफेक्ट क्या है। कौन बच्चे कहते मेरा नाम लिखो, मेरा नाम लिखो, मेरा नाम लिखो। सुपरनोवा बड़ी जल्दी से आए थे, मेरा नाम लिखो। अब तुम्हें समझ में आ गया ना? अगर मैं तुम्हें ये 2 चीजें बता रहा हूं, अगर मैं तुम्हें 2 चीजें बता रहा हूं ना, तो आपको सवाल पढ़ते ही समझ में आ रहा है ना कि भैया सुपरनोवा के पापा ने डंडे से सुताई करी, ये कारण नहीं है, ये परिणाम है, ये परिणाम है। ये परिणाम क्यों हुआ, इसका कारण क्या था, ये 10वीं क्लास में फेल हो गया, ये 10वीं क्लास में फेल हो गया। आई बात समझ में कि एक बात के होने के पीछे की वजह अगर दूसरा होता है तो मैं कॉज एंड इफेक्ट पे इनको कर पाता हूं, कॉज एंड इफेक्ट पे इनको कर पाता हूं। तो आपको इन चीजों को समझने के लिए ना सबसे बढ़िया पॉइंट समझना है बेटा, या तो सो दैट से कनेक्ट कर लो और या बिकॉज से।
जहां बात सेटिस्फैक्टरी हो गई वहां तुम्हें मजा आ जाएगा। जैसे सुपरनोवा 10वीं क्लास में फेल हो गया क्योंकि सुपरनोवा के पिता ने डंडे से पिटाई की। मजा नहीं आएगा बात का। लेकिन ऐसे बोलूं कि सुपरनोवा 10वीं क्लास में फेल हो गया इसलिए सुपरनोवा के पिता ने डंडे से सुताई कर दी। हाय हाय हाय, ये कॉज है और ये इफेक्ट है। आई बात समझ में? सुपरनोवा कहां हो भाई आप? कोई कमेंट नहीं आ रहा तुम्हारा। अच्छा एक एक मुझे बात बताओ, एक बार मुझे बात बताओ, अगर मैं एक पल के लिए तुम्हें खाली फर्स्ट वाला ही देता बेटा, अगर मैं तुम्हें केवल एक बार के लिए ना खाली फर्स्ट वाली बात ही बताता, सेकंड वाली बात ना लिखता, एक केवल अकेला पॉइंट लिखता, तो क्या तुम अकेले पॉइंट को देखकर ये डिसाइड कर सकते हो क्या कि ये कॉज है या इफेक्ट है? नहीं, एक चीज को देखकर मैं कभी कर ही नहीं सकता। कैसे? सुनो, एक मैंने पॉइंट और लिखा कि सुपरनोवा ने कभी ढंग से पढ़ाई नहीं की, क्लास में कमेंट करने पर लगा रहा, क्लास में कभी ढंग से पढ़ाई नहीं की। तो अब मुझे बताओ, अगर मैं इसको और इसको पढ़ता, अगर मैं इसको और इसको पढ़ता, तुम्हें लग रहा है ना कि ये वाला पॉइंट कॉज रहा होगा और इसका इफेक्ट ये हो गया कि ये फेल हो गया। समझ रहे? एक अकेला पॉइंट है ना, एक अकेला पॉइंट है, वो अलग अलग जगह पे कॉज का काम भी कर सकता है, इफेक्ट का काम भी कर सकता है। वो अलग अलग जगह पे कॉज का काम भी कर सकता है और इफेक्ट का काम भी कर सकता है। आप जब भी कभी किसी एग्जाम में, जब भी कोई पेपर में, पास्ट में, फ्यूचर में कभी भी कॉज एंड इफेक्ट की बात करें ना, अरे उसमें दो आते हैं मैंडेटरी हैं, उसमें दो आते हैं मैंडेटरी हैं, दो के बिना कैसे कर सकते हैं? तो हमें यह बताना पड़ता है कि दोनों चीजें आपस में किस प्रकार संबंधित होंगी, इनमें कॉज क्या होगा, इनमें इफेक्ट क्या होगा, तो उनको पढ़कर तुम्हें उनको एक मीनिंगफुल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। पता कैसे चलेगा ये किस टाइप का क्वेश्चन है? अमन, उसके लिए आंखें खोलनी पड़ेंगी, नैन नेत्र चक्षु लोचन, नैन नेत्र चक्षु लोचन एक बार खोलने पड़ेंगे। ऊपर सवाल के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होगा कि इनमें से कॉज एंड इफेक्ट, कारण और परिणाम की पहचान करनी है। कह रहे नहीं पता कैसे लगेगा कि क्या करना है? पढ़ना पड़ेगा सवाल। पढ़ने की इच्छा नहीं है तो नहीं कर पाएगा भाई। भाई कॉज एंड इफेक्ट में मैं बता रहा हूं ना, पिछले 5-7 साल में कोई सवाल ही नहीं आया। एसएससी में तो कभी नहीं आया। एसएससी को तो मारो गोली। बैंक वाले भी इनसे कन्नी काटने लग गए, कह रहे इसमें कुछ होता नहीं है। हालांकि मैंने तुम्हें जो ये एग्जांपल लिए ना, पापा ने डंडे से पिटाई कर दी, ये पेपर में नहीं आता है। पेपर में आएंगे सवाल एक मतलब बड़े लेवल के। पूरे भारत देश में कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, सरकार ने 7 दिन का लॉकडाउन लगाने का निर्णय कर लिया। आ रही है बात समझ में? क्या आ रही है बात समझ में? भाई क्या है ना, आपके देश में लॉकडाउन हो गया, क्यों हो गया? क्योंकि कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। तो इसमें कॉज क्या रहा? कॉज क्या रहा? कोरोना। और उसका इफेक्ट क्या रहा? लॉकडाउन कर दिया गया। आप चीजों को कनेक्टिविटी बनाइएगा, आप एक मीनिंगफुल सेंटेंस को पढ़िएगा, एक मीनिंगफुल सेंटेंस को पढ़िएगा। अगर उसका मीनिंग, अगर उसका सेंस, अगर उसका बात समझ में आए तो हम क्रेडिट मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। क्लियर? जिन बच्चों को सिटिंग अरेंजमेंट की रिक्वायरमेंट है बेटा, वो कल की क्लास में होगा। प्यारे बच्चों, सिटिंग अरेंजमेंट तुम्हारा कल की क्लास में होगा, सिटिंग अरेंजमेंट तुम्हारा टुमारो होगा, सिटिंग अरेंजमेंट तुम्हारा कल होगा। ठीक है, चलिए 5 मिनट का ब्रेक है बच्चों, ब्रेक के बाद मिलते हैं। सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, केवल और केवल 5 मिनट्स का।
हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। अरे देंगे भैया, कुमार एक ही कमेंट करेगा बार बार क्या? सुनो, तो बेटा कॉज एंड इफेक्ट में कोई बताने वाली एक्स्ट्रा बात नहीं है। इसके बारे में आप कभी पैनिक मत होना, इसमें किसी बात की चिंता मत करना। आप कॉमन सेंस से इस बात को अरेंज करने का प्रयास करना। अगर कभी बाय चांस 1% ये सवाल दिख जाए किसी एग्जाम में, तरीका केवल इतना सा लगाना है बच्चों। अब आखिरी एक बात की बात कर लीजिएगा, अरे ये फर्जी होते हैं इसीलिए तो इनको हटा दिया गया। और पुराने कोई कोई पेपर में कभी ये सवाल दिख जाता है तो बालक घनघोर चिंता में कि अब क्या करें। डिसीजन मेकिंग क्या होता है? डिसीजन मेकिंग क्या होता है दोस्तों? डिसीजन मेकिंग करने के लिए ना निर्णय करना होता है, निर्णय करना। ये टॉपिक उन लोगों के लिए बहुत काम की चीज है जो जीवन में क्लर्क बनना चाहते हैं ना, उनको ये सवाल दिए जाते हैं। पता है इस पर सवाल का नेचर क्या होगा? देखो दोस्तों, मेरी बात सुनना। आपने देखा होगा, मान लो कोई प्राइवेट कंपनी है, कोई निजी कंपनी है, मान लो उसमें कोई वैकेंसी आती है, कोई वैकेंसी आती है बच्चे, तो उस वैकेंसी के लिए कुछ निश्चित मेजरमेंट होते हैं ना। भाई बंदे की ये एज होनी चाहिए, ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, या हमारे एंट्रेंस टेस्ट में इतने नंबर आने चाहिए, या इस बंदे को इतना वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऐसे कोई ना कोई टर्म्स एंड कंडीशंस लगाई होती है उन्होंने। हाँ, तो मैं एक एग्जांपल के लिए मान लेता हूं कि मान लो हमारे ऑफिस में एक जॉब है, हमारे ऑफिस में एक जॉब है, एक जॉब की अपॉर्चुनिटी है। तो मैंने दोस्तों ना इसके लिए कुछ कंडीशन बना रखी हैं कि ये जॉब मैं किस किस को दूंगा, ये जॉब मैं किस किस को दूंगा। तो मैंने उसको पहली बात बताई कि उस शख्स की एज 20 साल और 25 साल के बीच में होनी चाहिए। जैसे बच्चों एसएससी का नोटिफिकेशन आता है, जैसे एसएससी का नोटिफिकेशन आता है तो उसमें एज का देते ना ब्यौरा कि 18 से 30 होनी चाहिए। मतलब हर एक जॉब के लिए कुछ ना कुछ मेजरमेंट फिक्स किए होते हैं, ठीक है। चलिए, दूसरी बात मैंने आपको बताया कि उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, उस बंदे ने ग्रेजुएशन अपनी पूरी की होनी चाहिए। तीसरी बात है 12th क्लास में इनके मार्क्स 60% से ज्यादा होने चाहिए, ये भी मेरी रिक्वायरमेंट है। चौथी बात है दोस्तों, हमारे इंट्रेंस टेस्ट में जो हमने इंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाया उसमें कम से कम 70% नंबर लाने चाहिए। और पांचवी पॉइंट दोस्तों मैंने बात कर दी कि उन्हें कम से कम हमारे सेक्टर में 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। मान लो ऐसी कोई बात मैंने लिख दी, ये सिर्फ मैं आपको एक एग्जाम दे रहा हूं दोस्तों, ठीक। अब ये क्या दोस्तों, अब ये क्या हो, देखो ये मेजरमेंट है और तुम हो बच्चों इस कंपनी में क्लर्क, तुम हो बच्चों इस कंपनी में क्लर्क। अब तुम्हारे पास लोगों के फॉर्म्स आएंगे, लोग बाग तुम्हें अपनी अपनी एप्लीकेशन सरेंडर करेंगे कि भैया ये मेरी एप्लीकेशन, ये मेरी एप्लीकेशन, ये मेरी एप्लीकेशन। और क्लास होगा कि नहीं? तो ये क्या चल रहा है सोमन, मैं मजाक कर रहा हूं तुम्हारे सामने? कह रहे क्लास होगा कि नहीं होगा, ये कोई मजाक चल रहा है? अबे डिसीजन मेकिंग टॉपिक है ये, कहां नींद में सो रहा है भाई? सुन, तो प्यारे बच्चों आप उस कंपनी में क्लर्क हो और तुम्हारे सामने ये वाले 5 मेजरमेंट बता दिया, भाई इनको नौकरी देना। अब आप ये बताओ दोस्तों, अगर किसी शख्स को नौकरी दोगे तो क्या उनके पहले ये 5 पॉइंट आपको बखूबी चेक करने पड़ेंगे? भाई इन फॉर्म को देखकर या तो आप किसी को एक्सेप्ट करोगे कि हाँ भाई तू काम पे लग जा, या किसी को आउट कर दोगे, यही होगा। या तो किसी को इन कर लोगे और या किसी को आउट करोगे। सारी रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए। अब बच्चे कहते हैं सर पेपर में तो 5 ऑप्शन आते हैं, एग्जामिनर 5 ऑप्शन सेट कैसे करता है? देखो वो ऑप्शन आते हैं ABCDE, मान लो बैंक में 5 ऑप्शन आते हैं, ABCDE ऑप्शन आते हैं। वो क्या क्या होते हैं? ए, मान लो आपने कह दिया कि अगर वो बंदा 5 रिक्वायरमेंट पूरी करता है तो आप उसे सिलेक्ट करेंगे। अगर कोई पर्सन सिलेक्ट होने लायक है तो उसका उत्तर आएगा ए। अगर कोई बंदा आपको पता है कि इसकी एज तो 27 साल की हो गई है, या इसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है, या इसके नंबर 12वीं क्लास में 58% थे, तो डेफिनेटली आप उसे रिजेक्ट करेंगे, या तो सिलेक्ट करेंगे और या उसे आप रिजेक्ट करेंगे। तीसरी कंडीशन एक बनती है इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट।
भाई कई बार कोई बच्चा फॉर्म ऐसा भी तो भर सकता है ना जिसमें वो आपको शायद कोई एक चीज बताना भूल जाए, उसने बाकी तो बातें बता दी लेकिन 12वीं क्लास के नंबर बताना भूल गया, बाकी सब तो बता दिया, वर्क एक्सपीरियंस के बारे में जिक्र ही नहीं किया। तो अगर किसी व्यक्ति का कोई ना कोई एक पॉइंट अधूरा होगा तो हम उस चीज को कभी क्वालिफाई नहीं करेंगे, हम उसका फॉर्म डाल देंगे कि जानकारी अधूरी वाली टाइप है। दो ऑप्शन और क्या बनाते हैं, दो ऑप्शन जो और होते हैं बेटा, ये फोर्सफुली बनाए जाते हैं। ये फोर्सफुली बनाए जाते हैं कैसे? देखो कंपनी आपको थोड़ी बहुत ढील भी देती है, ढील देती है उसमें क्या कहती है कि ऑल ओके, यानी कि ऑल थिंग्स आर एक्यूरेट, एक्सपेक्ट वर्क एक्सपीरियंस, केस क्या लिख दिया मैंने, एक्सपेक्ट कर दिया क्या, एक्सेप्ट बेटा, अरे वो बार बार दिमाग में वही आता है पहले वाला। केस शुड बी रेफर टू सीईओ, ऐसे भाई कंपनी ने आपको ये भी कह रखा है, कंपनी ने ये भी कह रखा है कि अगर कोई ऐसा फॉर्म आए ना कि बंदे की एज भी सही हो, ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो, 12वीं क्लास के मार्क्स भी पूरे हो, इंट्रेंस टेस्ट में भी ले आए, लेकिन एक्सपीरियंस की कमी हो, एक्सपीरियंस की कमी हो, तो आप उस केस को मना मत करना, आप सीईओ के पास में भेज देना, सीईओ के पास में भेज देना। और वैसे ही एक मौका और दे दिया, उसमें आपको कह दिया भाई ऑल ओके सिवाय एज फैक्टर के, केस शुड बी रेफर टू मैनेजर। बात समझ में आई? ये आपके सामने 5 ऑप्शन दिए जाएंगे, ये आपके सामने 5 ऑप्शन दिए जाएंगे, ऐसे बनाएगा भाई। 3 ऑप्शन तो बड़े सटीक होते हैं कि आपने इस बंदे का चयन करना है या नहीं करना, या इनकी जानकारी अधूरी है, या बाकी सब कुछ कंप्लीट है, वर्क एक्सपीरियंस की कमी है, तो मैं इस केस को सीईओ को रेफर करूंगा। पांचवा ऑल ओके, बाकी सब कुछ है लेकिन बंदे ने एज के बारे में नहीं बताया, तुमको एज के बारे में नहीं बताया, तो आप उस केस को मैनेजर के पास भेज दोगे। ये दोस्तों आपकी 5 कंडीशंस होती हैं। अब इस पर सवाल कैसे बनता है, इस पर सवाल कैसे बनता है, सवाल इस पर बनेगा, देखो ऊपर ये सब ना इतना बड़ा पैसेज लिखा होगा, ये सवाल बैंक में आते पहले ऊपर इतनी बड़ी बात लिख कर दी होगी कि इस प्रकार में ये कंडीशंस हैं, ये शर्तें हैं, ये उत्तर है, फिर इस पर 5 सवाल आएंगे। पहला सवाल आएगा, उसमें लिखा होगा राहुल का जन्म, और ये भी बोलेगा कि मैं ये सारे फैसले 1/1/22 को कर रहा हूं, ये भी बोलेगा कि आज की तारीख है ना वो 1/1/22 मान लेना ऐसे, ठीक। राहुल का जन्म 17 मई 2000 को हुआ था। अब ये राहुल के बारे में कुछ और भी बताएगा, पहले मुझे एक बात बताओ, पहले मुझे एक बात बताओ, राहुल का जन्म अगर 17 मई 2000 को हुआ था तो ये एज का फैक्टर तुम्हारा पूरा कर रहा है क्या, एज का फैक्टर तुम्हारा कंप्लीट कर रहा है ना, ठीक है। अगर मान लो इसकी एज मुझे 25 साल से आगे निकल जाती तो मैं यही इस केस को बेटा रख लेता, इसके लिए बाकी बातें मैं आउट कर देता। दूसरा, मतलब इसके आगे लिखा होगा, इसके आगे लिखा होगा राहुल ने अपनी ग्रेजुएशन फला फला टाइम पर या फला फला यूनिवर्सिटी से पूरी कर ली, 12वीं क्लास में पीसीएम सब्जेक्ट में 58% नंबर लेकर आया था, और कंपनी के इंट्रेंस टेस्ट में इसने 80% स्कोर किया था। राहुल को 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी है, तो बताओ बेटा आप इनको काम पर लगाओगे कि नहीं लगाओगे? जी हाँ दोस्तों, हम इन्हें इस नौकरी से बर्खास्त कर देंगे, हम कहेंगे राहुल जी आप हमारी जॉब के लिए एलिजिबल नहीं हो। एलिजिबिलिटी तभी हो सकती थी अगर 12वीं क्लास में इनके नंबर या उससे ज्यादा आते, लेकिन इनके नंबर 58% थे तो हमने इनको आउट कर दिया। आपको बात समझ में आ रही है? बैंकिंग में जब ये सवाल आता है ना, जब बैंकिंग में सवाल आता है तो इसे सॉल्व करने के लिए एक तरीका अपनाया जाता है, क्योंकि बच्चे, क्योंकि इस पर ना 5 क्वेश्चन आते हैं, इस पर बेस एक सवाल नहीं आएगा। अगर ये क्वेश्चन कभी आपके सामने आएगा तो इस पर 5 सवाल बनेंगे, तो वहां जो पांचों सवाल होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए ये तरीका बनाया जाता है कि हम इस प्रकार की एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं। हम इस बात की एक बात बना लेते हैं, जैसे ये 5 कंडीशन है ना, वो पांचों कंडीशन इस पे नोट कर लेते हैं अपने हिसाब से। और मैंने यहां से ये खून निकाल दिया।
सुनो, 5 फैक्टर कौन कौन से दोस्तों? तो आपने कहा एक तो एज का फैक्टर है, एज अपने को 20 और 25 साल के बीच में आना चाहिए। भाई 5 फैक्टर कौन कौन से है ना, ये बात लिख लो, 20 से 25 साल के बीच में ये एज का फैक्टर आपके सामने आना चाहिए। अरे कोई बात नहीं, ब्लड इतना कितना आ रहा है। दूसरी कंडीशन क्या थी? हमारी ग्रेजुएशन डिग्री पूरी होनी चाहिए। 12th क्लास के नंबर जो हैं, 12वीं क्लास के जो नंबर हैं 60% होने चाहिए, और एंट्रेंस टेस्ट में 70% नंबर लाने चाहिए, और एक लास्ट क्या था, वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल का। ये तो आप मुझे बेटा एक बात बताओ, एक तो एज का मेरे पास सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है और एक वर्क एक्सपीरियंस का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। इन दोनों का तो हमारे पास सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, इनका तो मेरे पास सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। इन पर मैंने टिक मार लिया, इन पर मैंने टिक मार लिया, इनकर मैंने टिक मार दिया। बता दिया भाई कि इन चीजों को अपन देखेंगे बाद में, ठीक है। अब सुनिएगा, मेरे पास कोई एक केस आया प्रिया जी का। प्रिया ने कहा जी मैंने सर आज से 5 साल पहले ग्रेजुएशन पूरी कर ली। मैंने कहा हो वाह, कर ली, बढ़िया बात है। कह रही मेरी 12वीं क्लास में 80% नंबर आए थे सर, और इंट्रेंस टेस्ट में तो 90% नंबर ला दिए। वर्क एक्सपीरियंस अपने को सर 5 साल का है। तो बताओ बेटा आप इनको जॉब के लिए क्या करोगे? एक नई सीईओ के पास नहीं भेजोगे बेटा, सीईओ के पास नहीं भेजोगे, इसका मतलब आएगा इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है। इनका मतलब है इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है। सीईओ के पास केस तब जाएगा जब बाकी सारी बातें पूरी हो, पर बेटा आपकी एज, सॉरी ये एज का मैनेजर है, मैनेजर के पास कब जाएगा? जब एज इनकी पूरी ना होती हो, एज 20 से 25 के बीच में आती हो, एज इनकी 20 से 25 के बीच में ना आती हो, तब ये केस आएगा मैनेजर के पास में। आई बात समझ में? तो ये एज का मुझे समझ कर नहीं गया तो मैं बोलूंगा इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है। डिसीजन मेकिंग के सवाल करने के लिए, डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन को बनाने के लिए ये जरूरी है दोस्तों, ये जरूरी है। अरे रिजेक्ट नहीं करोगे रे? अबे तुमको 5 ऑप्शन तो बताए हैं, अरे नालायक, तुमको 5 ऑप्शन तो बताए हैं। या तो उनका फॉर्म एक्सेप्ट करोगे, या रिजेक्ट करोगे, या इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट के बक्से में डाल दोगे, या केस जाएगा सीईओ के पास में, या जाएगा मैनेजर के पास में। तुम तो यार क्लर्क बनने के भी लायक नहीं हो, ऐसा काम कर रहे हो। भाई एक क्लर्क वाला काम तो कर ही सकते हो ना। आप मान लो किसी कॉलेज की बात कर रहे हो, भाई कई बार क्या होता है कॉलेज वाले बोल देते ना कि हम ग्रेजुएशन में उनको एंट्री देंगे जिनके 12वीं में इतने नंबर हो, जिनके इतने इतने एग्जाम में 12वीं में इतने मार्क्स आए हो, इतनी एज हो, 50,000 रुपए एक साथ भरने के सक्षम हो, तो वो कंडीशंस अप्लाई होती हैं। अब जो व्यक्ति उन सारी कंडीशन को पूरा करेंगे, जो व्यक्ति उन सारी बातों को पूरा करेंगे, बस आप उनका सिलेक्शन करोगे बेटा। तो इनमें क्या होता है, आपको जो 5 विकल्प दिए जाते हैं, इन 5 विकल्प में ही चीजें पूरी पूरी बननी चाहिए। क्या तुम्हें समझ में आया डिसीजन मेकिंग में क्या करना है? किसी को लगता हो कि ये बात हम नहीं कर पाए कि इस पे क्या करना होगा, तो मैं एक काम करूंगा, कल की क्लास में ना ऐसा एक सवाल लिख लाऊंगा पूरा प्रॉपर, प्रीवियस ईयर का एक पूरा सवाल लिख लाऊंगा, ठीक है, बढ़िया से, मतलब सारी चीजें कि ये कंडीशंस हैं, ये बातें हैं, ये कंडीशन है, इस केस में ये करना है। फिर आपको उनके 5 केस दूंगा, फिर आपको उनके 5 अलग अलग केस दे दूंगा कि भाई इस केस में ये करना, इस केस में देखो इतना खून आ गया, इस केस में ये करना, इस केस में ये करना, इस केस में ये करना, तब जाकर आप उन पे काम कर लेना, तब जाकर उस पे काम कर लेना। कुछ नहीं हुआ, वो एक ऐसे ही पिंपल सा था, फोड़ दिया हमने। अरे इसमें क्वेश्चन लगाने की नीड थोड़ी है, घर जाएंगे ठीक हो जाएगा। अब बस इतनी सी बात है, कुछ डाउट है? अरे रेस्ट कर लो खनिष्का, इतने कौन सा चाकू लग गया यार, रेस्ट कर लो है? मेरी रीजनिंग ऑलमोस्ट हो गई है, मैथ्स सर बहुत कम समझ में आती है। बेटा मैथ्स को पढ़ो चारों, बिना मैथ्स पढ़े सिलेक्शन बेटा नहीं हो सकता, सिलेक्शन आपके लिए जरूरी है। हाँ ठीक है प्रशांत, आपकी फ्रीक्वेंसी जहां मैच कर जाए, वैसे जीत सर बढ़िया पढ़ाते हैं, उनसे पढ़ सकते हैं, और उनसे भी अच्छे ऑप्शन है, बहुत बढ़िया है दोस्त। एक्चुअली ये बात सबके लिए अलग अलग प्रायोरिटी होती है, सबके लिए अलग अलग प्रायोरिटीज होती हैं, तो आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं जहां फ्रीक्वेंसी बढ़िया मैच करे।
बेटा हमेशा आपको आरोही बेटा फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करना चाहिए। जो भी कोर्स पढ़ो ना, उस कोर्स की पहली क्लास से स्टार्ट करना चाहिए, बीच बीच में ऐसे नहीं। आप जो भी कोर्स पढ़े उसे पहली चीज से स्टार्ट करना चाहिए। रीजनिंग का अपना नया बैच आएगा शायद 3 नवंबर से, और वो 3 नवंबर का जो बैच आएगा ना, वो मॉर्निंग का आएगा 10 AM का, 10 AM सुबह 10 बजे का बैच आएगा। 10 बजे के उस बैच को अपन पढ़ेंगे आगे, तब आप वहां से पढ़ सकते हैं बड़े अच्छे प्रकार से। चीता घर पे है रजनीश। सारे सब्जेक्ट को एक साथ टाइम कैसे दें? सारे सब्जेक्ट को एक साथ टाइम मत दो बेटा, दो दो सब्जेक्ट के स्लॉट बनाओ, पारो दो दो विषयों को पढ़ो, दो दो सब्जेक्ट पे काम करो, तब ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। अब प्रैक्टिस सेशन लेते हैं क्या? रोज सुबह 8 से लेकर 9 बजे, कल भी होगा। 8 से लेकर 9 बजे तक प्रैक्टिस सेशन होता है, ये कल भी होगा। आप उसे सर मैं अभी 12वीं पास करी है, तो क्लास कितनी लेनी होगी? बेटा क्लास तो आपको सारी लेनी होगी आकांक्ष, टॉपिक तो सारे पढ़ने होंगे दोस्त, क्योंकि CHSL का और सिलेबस इनका सेम है। टॉपिक आपको सारे पढ़ने होंगे, सारे। अभिलाषा जी कहते हैं कि मैंने मेरे भाई का MTS का एग्जाम क्लियर हो गया। बहुत बढ़िया दोस्त, बहुत ही बढ़िया, बधाई के पात्र हैं आप। मेरी इसी साल 12वीं कंप्लीट हुई है और मैंने 1 सितंबर से CHSL की प्रिपरेशन शुरू की थी। मेरा इंग्लिश और रीजनिंग का सिलेबस पूरा हो जाएगा, बट मैथ और जीके में क्या हो पाएगा? किसे नहीं, एक से काम ही नहीं हो पाएगा बेटा। आप ये तो कभी बात छोड़ ही दो कि दोनों में से एक चीज को पढ़कर आप सिलेक्शन ले जाओगे, ये संभव ही नहीं है। दोनों सब्जेक्ट पढ़ने मैंडेटरी हैं। आप अगर एक सब्जेक्ट को बेटा छोड़ दोगे, सिलेक्शन हो ही नहीं पाएगा। दोनों पढ़ने जरूरी हैं। मेरा ग्रेजुएशन नहीं हुआ है, CGL का फॉर्म भर दूं क्या? नहीं 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 भरना बेटा, क्योंकि डेटाबेस आपका सेव होगा। अगर आप गलत जानकारी भरोगे तो वो आपको बाद में जाकर तंग करेगी। ऐसा काम कभी मत करना। वैसे कोई ऑनलाइन मॉक टेस्ट ट्राई कर लेना घर पे। CGL का जो फॉर्म भरते हो तो जानकारी असल वाली भरना, जानकारी सही वाली भरना बेटा, क्योंकि डेटा आपका सेव होता है। Tier 1 Tier 2 का सिलेबस अलग अलग दिखा रहा है। इसके अंदर जाके टॉपिक के नाम देखो ना, Tier 1 और Tier 2 दिखाएगा, अंदर जाके टॉपिक के नाम देखो एक बार। Tier 1 और Tier 2 कहूंगा तो ही तो मेरा काम चलेगा दोस्त। चलिए बस इतनी बातें आज कर लो बेटा। आज कई बातें आपने सुन ली, पढ़ ली, देख ली, समझ ली। अब कल पढ़ेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कल हम लोग बोर्ड मास पढ़ें या सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ें, बता दो। नहीं, कल अपन सिटिंग पढ़ेंगे यार। बोर्ड मास पढ़ेंगे अगली डाउट क्लास में। कल हम पढ़ेंगे सिटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था। सिटिंग अरेंजमेंट का जो मेन कंसेप्ट है वो कल की क्लास में आएगा। सिटिंग अरेंजमेंट में कोई आपको बढ़िया प्रकार की बातें पढ़नी है, शानदार लेवल की बात पढ़नी है, तो उसे अपन कल करेंगे। कल की क्लास दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट होगी। कल हम सिटिंग अरेंजमेंट का बेसिक पढ़ने वाले हैं। अगर किसी टॉपिक का बेसिक बेटा पढ़ लेते हैं तो उसका एडवांस लेवल करने में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन पहले जरूरी है कि आप उसका बेसिक अच्छे से कवर अप करें। ठीक बेटा, मैंने डाउट रैंडमली 4-5 डाउट ले लिए बेटा। आज डाउट का सेशन नहीं है। डाउट सेशन आपका जब नेक्स्ट आएगा तब डाउट आपके ले लिए जाएंगे। जब अगला डाउट सेशन आएगा तो डाउट आपके लिए ले लिए जाएंगे। फिलहाल के लिए आज डाउट सेशन नहीं है। आज हमने आपको सिर्फ और सिर्फ इनके बारे में बताया। डिसीजन मेकिंग पे अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो मैं कल की क्लास में करवा दूंगा स्टार्टिंग में, लेकिन कल उसके बाद में हम सिटिंग अरेंजमेंट पर ही चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद दोस्तों। कॉल का समय नहीं है हमारे पास भाई, कॉल का कोई कंसेप्ट नहीं है फिलहाल के लिए। ये आदित्य जी आपने तो फोन की फोटो भेज दी अपने। अल्फाबेट की नंबरिंग कर लो, कभी लेफ्ट से कर लो, कभी राइट से कर लो। अगर आप अंग्रेजी वर्णमाला को लेफ्ट और राइट से कोड कर पाते हैं तो बात को समझ लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पॉइंट को कर पाएंगे। हाँ जी भैया बताइए। हाँ प्रणाम सर। प्रणाम सर, बोल रहे हैं कि मेरा दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल एग्जाम है 18 तारीख का। इस तरह एग्जाम है ना? बिल्कुल है भाई। सर तो बोल रहे थे किस तरह का प्रिपरेशन करना होगा। अभी स्टार्ट करना चाहते हो? नहीं सर, स्टार्ट है मेरा बैच। कब से पढ़ रहे हो? हम पढ़ रहे हैं सर जून से। अच्छा, तो अभी तक आपको ये आइडिया हो ही गया होगा दोस्त कि वो एग्जाम का लेवल भी SSC के सिमिलर ही आता है।
यस यही सर। रीजनिंग, यही मैथ। तो अभी तो लास्ट के टाइम में बेटा आप ना जितने हो पाए, कोई 10 12 15 उतने मॉक टेस्ट लगा लो। जो ओके दिल्ली सर। पुलिस के आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे जिसमें दिल्ली पुलिस का ये सेम एग्जाम के मॉक टेस्ट हो। कोई 10 12 मॉक टेस्ट ट्राई कर लो बस। ठीक है। ठीक है बच्चों, चलिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।